दर्शकबिन नमस्कार। नीति विधि नेतृत्व र सिद्धान्तको विषयमा बहस गरिने यो कार्यक्रम रिपोर्टर संवादमा स्वागत छ। म लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने। आज हामी बहस गर्नेछौँ नेपालको राजनीतिक अवस्था अहिले कसरी चलिरहेको छ। एउटा जटिल मोडमा राजनीति छ। नेपाली जनताका सशक्त सङ्घर्षका दिनहरू जसरी सुरु भए ती नेपाली जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ र नेपाली जनताले आफ्नो हक र आफ्नो अधिकारको स्वामित्व आफैले लिनुपर्छ भनेर गरिएका सङ्घर्षहरू थिए। तर जसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देश आइपुग्दा पनि जनता गरिबका गरिब नै रहे। सर्वहारा श्रमजीवी वर्गहरूको केही पनि उत्थान हुन सकेन। एउटा विषय यो अझै गहकिलो विषय छ भने अब नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको विषयमा जहिले पनि प्रश्न चलिरहन्छ, जहिले पनि प्रश्न उठ्छ। भारतले नेपाललाई थिचोमिचो गर्यो, भारतले नेपालमाथि जहिले पनि आक्रमण गर्छ, नेपाली भूमिमाथि र नेपाली जनतामाथि जहिले पनि भारतले गिद्धे दृष्टि लगाइरहन्छ भन्ने छ भने अर्को जति नेपालमा क्रान्तिहरू भए, नेपालमा जति परिवर्तनहरू भए ती सबै कुराहरू भारतको इसारामा या भारतबाट नै बिर्दुवा भएर भएको इतिहास देखिन्छ। यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यही कुराकानीको लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ लोकसभा नेता रमन पाण्डे। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, प्रणाम। बताउनुहोस्, अब जसरी नेपालको राजनीतिक चरम बिन्दुमा छ, तपाईँ नेपाल भारतसँग सम्बन्धित एउटा गहिरो अध्ययन भएको नेता पनि हो र गहिरो सम्बन्ध भएको नेता पनि हो। अहिले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध के कस्तो छ, यहीबाट सुरु करें। नेउपाने साहब कि आपने नेपाल भारत के संबंध में सबसे पहले तो आपने नेता कह के संबोधित किया। आपने सुना होगा अभी अभी नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन में राजेंद्र लिंगदेन साहब ने कहा कि इस देश में नेता शब्द से जनता को, नागरिक को घृणा हो चुकी है। और मैं तो शुरू से ही अपने को सिपाही कहता हूँ, नेता नहीं पहरेदार हूँ, माँ मधेश का वफादार हूँ। दूसरा बात आपने कहा कि नेपाल भारत संबंध पर कहा तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मत पूछो हाल हमारे कारोबार का। कारोबार शब्द इसलिए निवेदन किया कि राजनीति आज के समय में कारोबार हो चुकी है। बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। मत पूछो हाल हमारे कारोबार का, अंधों के नगरी में आईना बेच रहा हूँ। पुनः दोहराऊं, मत पूछो हाल हमारे कारोबार का, अंधों के नगरी में आईना बेच रहा हूँ। तो सवाल कहाँ उठता है कि आपके प्रश्न में ही एक तरह की नस्लीयता की बू आ रही है साहब, नस्लीयता की बू आ रही है। मैं आपको निवेदन करूं, बिल्कुल असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते हुए, कि भारत का संविधान नेपाल में चल रहा है कि नेपाल का संविधान नेपाल में चल रहा है। कुछ भी हो तो भारत का संविधान, भारत का नेता। अरे साहब, इसमें झूठा बात है क्या? भारत से हमारा चेहरा मिलता है, भेष मिलता है, भूसा मिलता है, खाना पीना, रहन सहन, संस्कृति, रिश्तेदारी। इसका अर्थ नेपाल भारत तो नहीं हो गया है? तो भारत खींचो मिचो किया, यह सवाल कहाँ से आ गया? भारत के लोग यहाँ वोट गिरा के संसद का निर्माण किए हैं, भारत के लोग सांसद बनाए हैं कि नेपाल के लोग ही सांसद बनाए हैं? नेपाल के लोगों से ही संसद। यो कुरालाई तपाईँ एउटा राष्ट्रप्रेमी नेता, राष्ट्रलाई माया गर्ने नेता, एउटा नेपालको एउटा पार्टीको नेता, तपाईँ यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्न? भारतले जसरी नेपालका भूभागहरूलाई मिचिरहेको छ, नेपाली जनताहरू त्यो बोर्डरमा जसरी थिचोमिचोमा पडिरहेका छन्, पटक पटक नाकाबन्दी गरेर देशमाथि जुन खालका कुठाराघात हुन्छन्, जनताले त भन्छन् नि त सर, यो कुरालाई तपाईँहरूले नस्वीकार्ने? जनता नहीं कहती, नस्वीकार्ने तपाईँहरूले? जनता बिल्कुल नहीं कहती है। अब आपको मैं जवाब दे दूं, जवाब देने का थोड़ा अवसर दीजिए। तपाईँहरूलाई प्रश्न कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने तपाईँ देश नेपालको भन्दा भारतको बढी पक्ष लिएर तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ के? तपाईँहरूलाई यो आरोप लाग्छन् के सर? आप बोल लीजिए। ठीक है, अब मैं बोलूं? अब मैं बोलूं? इस देश में 51% आबादी हम मधेसियों की है। दोज पीपल हु आर ब्लड बाय इंडियन, बोर्न बाय नेपालीज इज कॉल्ड मधेसी। आप सुनिए आप में हमारी बात को। इस देश के अंदर में, नेपाल के अंदर में 51% आबादी मधेसियों की है और 30% की आबादी पहाड़ी जनजातियों की है।
और जिस सेना की आप बात करते हैं, जिस प्रहरी की आप बात करते हैं, उस नेपाली सेना में, उस नेपाली प्रहरी में मधेसियों की नगण्य उपस्थिति है साहब, नगण्य उपस्थिति है। और जिनकी उपस्थिति भी है, जो शरीक भी हैं, उनसे गुलामी करवाई जाती है, उनसे गुलामी करवाई जाती है, क्योंकि यहां पग पग पर नस्लीयता हावी है। अब रही बात, आप कहते हैं कि भारत सीमा ले लिया, जनता कहती है, कौन सा जनता कहती है साहब? काठमांडू का नस्लीय सिंह दरबार का प्रचार कराया हुआ एक खंत्रकारी आवाज है। मैं आपको कहूं कि कब समाप्त होगा इस देश में? उस दिन यह विषय समाप्त होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले जब राष्ट्रीय हमारा राजपा पार्टी था और मैं उसका केंद्रीय सह महासचिव था, तो लिखित रूप से अपने आदरणीय अध्यक्ष मंडल के पास, जिसमें हमारे पास उस वक्त अध्यक्ष मंडल था, जिसके नेता महंत ठाकुर, राजेंद्र महतो, शरद सिंह भंडारी, अनिल कुमार झा थे, उस वक्त मैंने लिखित रूप से अपने राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक से एक नेपाल के इतिहास में, मैं आपको आज खुलेआम कहता हूं कि नेपाल के इतिहास में प्रथम बार मैंने एक अपना वहां पे दर्ज करवाया है अपना विषय कि इस नेपाल में नस्लीयता तब समाप्त होगी कि जब इस काठमांडू राजधानी में, मेरा प्रस्ताव दर्ज है वहां, प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव, जिसका जवाब आज तक हमको न राजपा में मिला और न लोसपा में मिला है, लेकिन मैं अपने प्रस्ताव से पीछे नहीं हूं। दर्जनों पत्रिका में वह प्रस्ताव जो मेरा दर्ज हुआ राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक में, वह दर्जनों पत्रिका प्रकाशित किए हुए है, जिसका प्रति आज भी मेरे पास सुरक्षित है। मेरा यह मांग मुद्दा रहा, लिखित रूप से मैंने वहां दर्ज करवाया। सुन लीजिए कि नेपाल में लोकतंत्र आ गई, गणतंत्र आ गया, पंचायती तानाशाही व्यवस्था समाप्त हो गया, हिंदू राष्ट्र समाप्त हो गया, धर्मनिरपेक्षता आ गई। तो इस तरह की जो प्रचार प्रसार होती है, इसके लिए क्या जरूरी है जानते हैं? मेरा प्रस्ताव में क्या है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू परिवर्तन किया जाए। नेपाल का राजधानी काठमांडू को जो आप रखे हुए हैं, आप सुनिए, और हमने उसमें सुझाव भी दिया है, नॉट ओनली कॉजिंग, क्योरिंग भी हमने बताया है उस प्रस्ताव में कि क्योरिंग क्या है। इसका कॉज तो है, नस्लीयता का जनक है काठमांडू, नस्लीय धरती है काठमांडू। इसका क्योरिंग का उपाय हमने बताया है कि नेपाल के बीचों बीच, जैसे कि वह जगह कौन सा हो सकता है, कोई अन्य जगह हो, उस पर एक कार्यदल का गठन हो, कार्यदल उसका रिपोर्ट पेश करे। लेकिन मैंने अपने ओर से जो सुझाव दिया है, हमारी जो सुझाव है, उसमें हमने कहा है नारायण घाट और नवलपरासी, नारायण घाट, नारायणगढ़ और नवलपरासी का जो क्षेत्र है, जो कि एक तरह से समतल भूभाग है, जो भूकंपीय क्षेत्र नहीं है, नारायणी नदी के आर और पार, नारायणी नदी के आर पार के सैकड़ों बीघा जमीन को आप उसको केंद्रीय राजधानी बनाइए और केंद्रीय राजधानी परिवर्तन करके काठमांडू से केंद्रीय राजधानी को आप विस्थापित करके यहाँ से और वहाँ स्थापित कीजिए। ताकि होता क्या है, ये नस्लीयता की बू कहाँ आती है काठमांडू आने से, कि जब हम लोग मधेश के लोग, जो इस देश के राजस्व में हमारी 80% की योगदान है साहब, और हम लोग जब यहाँ प्रवेश करते हैं तो हम लोगों को नस्लीय, भारतीय, धोती, लुंगी, पगड़ी, गमछा वाला मधेसी, धोती कह के अपमानित करने का अनवरत जो सिलसिला है, तो मेरा मानना है, एक मिनट साहब, कि मेरा मानना है कि इसको समाप्त करने के लिए सबसे पहले राजधानी का परिवर्तन करना पड़ेगा। और राजधानी परिवर्तन करके यहाँ काहे आपने कहा काहे परिवर्तन होइन, नेपालको मधेस 2 नम्बर प्रदेशका जनतालाई, त्यहाँका मधेसमा रहेका जनतालाई एक प्रश्न, त्यहाँका जनताहरूलाई त्यसरी हेप्ने काम गरिरहेछन् भन्ने तपाईलाई लाग्छ? नेपालको संविधानमा दूसरे तरफ चल जाएंगे, पनि लेखेको छैन सर, दूसरे तरफ आप चल जाएंगे। नेपालका सबै नागरिक संविधान बमोजिम सबै बराबर हुन्। कौन नेपालको संविधानमा लेखेको छ? उस संविधान में हम मधेश के लोग सिग्नेचर ही नहीं किए, हम पर लादी गई संविधान, हमारे मधेश से मधेश जल रही थी, मधेश जल रही थी, हजारों लोग घायल हो रहे थे, सैकड़ों लोग शहीद हो रहे थे, और यहाँ के नस्लीय ताकत दिवाली मना रहा था। तो एक तरफ दिवाली मन रही थी और एक तरफ हमारे घरों में लाश पटी थी और हमारे लोग शहीद हो रहे थे, हम लोग घायल हो रहे थे। और उस अवस्था में इस देश का संविधान निर्माण होता है, जिस संविधान से हमारा अपनत्व इसलिए नहीं है कि उस संविधान के हस्ताक्षर में हमारे नेताओं की उपस्थिति नहीं है। कानून पढेको मान्छे, बिल्कुल कानून पढ़ाओ, बिल्कुल नेपाल लॉ कॉर्पस काठमाडौँ से अव्वल दर्जे का कानून पढ़ाओ। नेपालको संविधान 2072 किन नमानेको? बिल्कुल मानता हूं, इसमें संशोधन चाहता हूं ना।
हम आपको हम क्या जसरी असोज दिनलाई कालो दिनको रूपमा तपाईहरु किन मनाउनुहुन्छ? तब तक काला दिन रहेगा जब तक हमारा हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। एक प्रश्न अनुत्तरित रह गया, तब प्रवेश करें कि काठमांडू राजधानी परिवर्तन के लिए हम लोग कह रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव पार्टी में गया है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, पार्टी का निर्णय नहीं है। मैंने प्रस्ताव दर्ज करवा के रखा हुआ है। अब लोकसभा का निर्माण हुआ है, इसमें भी मेरा प्रस्ताव जाएगा। एक चीज कि काठमांडू भयानक भूकंपीय क्षेत्र है। काठमांडू आपको पॉल्यूटेड, वन ऑफ द पॉल्यूटेड सिटी इन दिस वर्ल्ड। काठमांडू एक पॉल्यूटेड सिटी है और काठमांडू का जनघनत्व इतना हो चुका है कि इसका जो भूकंप आने का बारंबार का सिलसिला है और भयानक जनधन का क्षति होता है, इससे भी बचाना पड़ा। और काठमांडू को एक पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में, एक सुंदर क्षेत्र के रूप में, एक पर्यटन के विकास के हिसाब से इसको सुरक्षित रखना पड़ा। और लोग खूब अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, राजनीतिज्ञ से लेके व्यापारी से लेके आम जन से लेके, बिना मतलब का यहाँ महंगाई, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, तो काठमांडू का थोड़ा भार भी हल्का होगा। और पश्चिम के लोग, पूरब के लोग, चारों तरफ के लोगों का केंद्र बिंदु है नारायण घाट, नवलपरासी का क्षेत्र। वहां पर राजधानी परिवर्तन होगा। और राजधानी परिवर्तन सब कुछ होगा तो राजधानी परिवर्तन क्यों नहीं होगा? काठमांडू राजधानी क्यों रहना चाहिए? काठमांडू जब हम लोग आते हैं ना, एक मधेसी के रूप में, जब रमन पांडे काठमांडू आता है तो बस में जब थानकोट से आगे बढ़ते हैं या अभी जो दूसरी रास्ता है उससे आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि अपने चेहरा को समेट लो, अपने वचन को समेट लो, अपने बोली को समेट लो। जगह जगह जब तक एक अल्फाज भी नहीं बोलता हूं, एक लाइन भी अभिव्यक्ति प्रकट नहीं होती है, लेकिन लोग कहां से आया है भैया, क्या काम है? लगता है कि कौन चेहरा का आदमी आ गया, अजूबा शहर से आ गया, चंद्रगढ़ कहां से, मंगल ग्रह का आदमी आ गया। मैं निवेदन करूं कि यहां पे आने के बाद हमारा जो आम दैनिक जनजीवन है, वह दैनिक जनजीवन एक अलग रूप से प्रभावित हो जाता है। एक तरह से कहिए तो यहाँ पे हमारी स्वतंत्रता की हनन होती है। यहाँ हम जैसे कि काठमांडू में कोई भी मधेसी लोग आते हैं तो यहाँ उनको अपनत्व महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमारी आबादी नहीं है। चारों तरफ का आप जिला देख लीजिए, 13-14 जिला जो काठमांडू को घेरे हुए है, यहाँ पे कोई भी मधेसी बाहुल्य जिला नहीं है। तो राजधानी तो ऐसा जगह ले चलना चाहिए ना जहाँ मधेसी को अपनत्व लगे, पहाड़ी को अपनत्व लगे, जनजाति को अपनत्व लगे। तो वह जगह कोई है इस देश में तो वह जगह नवलपरासी और नारायण घाट का क्षेत्र है। तो राजधानी परिवर्तन करने से, नहीं तो हम कहते हैं, आप अभी कहे हैं जो कि भारत पर आप आरोप लगा दिए हैं। कैसे आरोप लगाते हैं? पिछला भूकंप आपको याद है? एउटा प्रश्न, तपाईहरु अब यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको जुन समस्या छ, भूभागको समस्या जुन छ, हाम्रो नेपालको नक्सामा समेटिसकेको छ, त्यो भूभागलाई नेपाली जनताले काम गर्ने गरी ल्याउनु पर्ने छ। यसमा तपाईहरुको भूमिका रहन्छ। कौन नेपाल का जनता? किसको आप नेपाली जनता कहते हैं? लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, नेपाली जनता को तो पता भी नहीं है कौन भाषा में आप क्या छापते हैं, क्या भाषा में। मधेश का जनता को कुछ पता है क्या? हम तो मधेश के जनता को पहचानते हैं। कौन लिपु वाले? हम कहते हैं ये जो प्रकाशित हुआ है ये सब मनोगत। नेपाल 2 नंबर प्रदेश मात्रै हो, मधेश प्रदेश मात्रै हो। 2 नंबर प्रदेश थोड़ी मधेश है। मधेश तो 24 जिला का मधेश है। मधेश हमारा झापा से लेके कंचनपुर, सुनिए, झापा से लेके कंचनपुर, मेची नदी से लेके महाकाली, झापा जिला से कंचनपुर, मेची नदी से महाकाली, सिंधली और उदयपुर भीतरी मधेश सहित का मधेश। ये 8 जिला का थोड़ा ही विकृत मधेश प्रदेश, उसको हम लोग थोड़ा ही मानते हैं। इसमें संशोधन करवाएंगे ना। मधेश उसको कहते हैं जिसमें नेपाल की 51% आबादी निवास करती है। 51%। और उस 51% के हिसाब से इस देश में कुछ नहीं हो रहा है, और उस 51% को कुछ नहीं पता है। 51% आबादी जो हमारी है, मधेसी राष्ट्रीयता वाली आबादी, उसका उपस्थिति न सेना में है, न पहरी में है, न लिपुआ लेक देखा है, न काला पानी देखा है, क्या देखा है? सब मनोगत है। सारा मनोगत अपने मन से नक्शा में छाप लिए, कुछ कर लिए, कुछ संसद में बोल लिए। इस सबसे नहीं होता है। देखिए भारत की नीति सुनिए न्यौपाने साहब, भारत की नीति, मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊं कि भारत की नीति, भारत की चाल चरित्र, चेहरा और नीति कभी ऐसा नहीं रहा है कि किसी के सीमा पर, किसी के भूगोल पर, किसी के जमीन पर, ये सब नहीं। वो हमारा पूर्वज रिश्तेदार राष्ट्र है ना। हमारा रिश्तेदार राष्ट्र जो भारत है उसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। नेपाल के 3 तरफ से भारत है साहब, चाइना तो एक तरफ से है ना। चाइना तो एक तरफ से। झूठो बोल्ने, झूठ क्या होता है? त्यहाँको भूमि क्या होता है? झूठ हो। त्यहाँको भूमि त अहिले पनि भारतले त्यहाँ चाहिँ नि हडेपिरहेको छ भनेर भनिरहेका छन् नि त। तपाईं समाचार हेर्नुहुन्न?
समाचार हम ज़्यादा आपका नहीं देखते हैं। आपका भाषा का जो समाचार आता है वह समाचार कपोल कल्पित समाचार जिस तरह से प्रसारित होता है काठमांडू से, वह समाचार बहुत देखने की जरूरत नहीं है। उस समाचार में अधिक समाचार 90% समाचार यहाँ की जितनी भी नस्लीय मीडिया चैनल है, मैं नस्लीय मीडिया की बात करता हूँ, आपको हम लोग फोर्थ आई कहते हैं, लोकतंत्र की चौथी स्तंभ मीडिया होती है। और मीडिया यहाँ पे निश्चित रूप से एकांकी है, एकांकी, ये सर्वपक्षीय नहीं है। और सर्वपक्षीय आपके मीडिया में सुनिए तो, आपके मीडिया में हमारे मधेश का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है? हमारे मधेश के कितने प्रतिशत पत्रकार काठमांडू में है उपस्थित? तो हम कहते हैं तो जब तक हमारे कति जना हुनुहुन्छ भनेर चेक गर्नुस् न। हम तो जानते हैं बहुत कम, बहुत नगण्य 5% की उपस्थिति होगी। मधेसियों की उपस्थिति नेपाली मीडिया में 5% की भी नहीं होगी साहब। तो मधेश का विषय, मधेस र नेपालमा के फरक छ? नेपाल र मधेसमा फरक के छ? मधेश और नेपाल में कोई फर्क नहीं है। मधेश नेपाल में ही है, लेकिन मधेश नेपाल में ही है, लेकिन राष्ट्रीयता दो है, नेपाल मधेसी राष्ट्रीयता और पहाड़ी राष्ट्रीयता, और दोनों राष्ट्रीयता का देश नेपाल। सर, एउटा देशमा दुईटा राष्ट्रीयता हुन्छ? बहुल राष्ट्रीयता संविधान आप नहीं पढ़े हैं? जो संविधान हम पर ला दी गई है, जिसमें हमारी उपस्थिति नहीं, उसमें लिखा हुआ है बहुल राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है? बहुल जातीय, बहुल सांस्कृतिक, बहुल राष्ट्रीयता, तो वही तो है राष्ट्रीयता। बहुभाषिक, बहुत भाषिक, तो राष्ट्रीयता का अर्थ तो आप संविधान पढ़े होंगे। क्या? राष्ट्र को माया, राष्ट्र प्रति गरिने व्यवहार, तो राष्ट्र का माया कैसे होगा? राष्ट्र का माया कैसे होगा? राष्ट्र का माया तो एक तरफी रूप से 250 वर्षों से 275 300। सुनिए, यो देशको नेता हो, तपाईहरु यो देशको नेता हो, नेपाली जनताको नेता हो भने लक्ष्मी प्रसाद न्यौपाने जी, आप मेरी बात को समझें कि हम मधेसी एक तरफी रूप से इस देश सबै हिमाल पहाड तराईकै जनताको प्रतिनिधित्व गरेर किन बोल्न सक्नुहुन्न तपाईहरु? तो आप एक मिनट प्रश्न यहाँनिर, हम लोग इस देश में करीब 300 वर्षों से एक तरफी रूप से नेपाल के प्रति स्नेह और माया प्रकट करते ही आ रहे हैं। और उस प्रकट करने के ही क्रम में यहाँ के काठमांडू के लोगों को जो हम पर विभेद करते हैं, जो हमको समानता का अधिकार नहीं देते हैं, उनके राजस्व में 80% योगदान देते हैं। सुनिए ना, कहाँ उजूरी करें? ना हमारा न्यायालय है, ना हमारा प्रहरी है, ना हमारा प्रशासन है, ना हमारा, इस देश में हमारा अपना तो लगे तक वहां ना उजूरी करें। आप न्यायालय में देखिए तो कितना % मधेसी न्यायाधीश है? आप एसपीसीडीओ गिनती कीजिए तो कितना % मधेसी एसपीसीडीओ है? उजूरी क्या होता है? किसके पास उजूरी करने जाएंगे? हम आपको निवेदन करें कि इस देश में एक तरफी रूप से हमसे तो राष्ट्रीयता खोजी जाती है, तो राष्ट्रीयता के मापदंड पर भी हम विगत 300 वर्षों से खड़े भी उतरते आ रहे हैं। हम किसी से अधिक राष्ट्रवादी हैं, 1 मिनट बोलने दीजिए, किसी से अधिक राष्ट्रवादी है नेपाल। लेकिन हमारा कहना है कि इस राष्ट्रवादी बनने के पीछे जो हमारा तर्क है, तो हमको अवसर में भी सहभागी करवाना पड़ेगा ना। इस अवसर से क्यों मधेसी को और पहाड़ी जनजाति को वंचित किया गया है? इस देश में पहाड़ी जनजाति 30% और 51% मधेसी को वंचित किया गया है। साहब, 21वीं सदी में आप नागरिकता से वंचित कर देंगे? आप देखिए तो हमारे यहाँ जिनका जन्म सिद्ध का नागरिकता है, जिनके पास, उनके बेटा बेटी को नागरिकता आप नहीं देते हैं, पढ़ाई लिखाई से वंचित है। भाग 2 मा त नागरिकताको रूप व्यवस्था गरिरहेछ नि त, हैन? त्यसमा लेखिया छ नि त स्पष्ट रूपमा नेपालका नागरिकले नागरिकता पाउने वंशगत रूपमा जति छन् त्यसमा त तपाईहरुको नागरिकताको व्यवस्था गरिसकेका छ। 4 प्रकार का नागरिकता, वंशज, अंगीकृत, जन्मसिद्ध, वैवाहिक अंगीकृत, ये सब जाल झेल षड्यंत्र, ये सब जाल झेल षड्यंत्र। नागरिक होगा या नागरिक नहीं होगा, वोटर होगा या वोटर नहीं होगा। हम कहते हैं आपसे कि जानबूझ के आज कौन देगा? सुनिए, इस देश को जिम्मा लेना पड़ेगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय अदालत चला जाए हमारा मधेसी समुदाय और जो नागरिकता से विहीन है, हम कहते हैं जिसके पिता के पास नागरिकता है साहब, उसके बच्चे को आप जन्म सिद्ध का नागरिकता के आधार पर नहीं देके उसके बच्चे को नागरिकता देने से आप रोके हुए हैं। कभी सर्वोच्च अदालत में रीट देके, कभी कहीं रीट देके उसको पढ़ाई लिखाई नौकरी से वंचित किए हुए हैं। जन्मसिद्ध नागरिक के बच्चों को नागरिकता का विषय हमारे लिए संवेदनशील विषय है। उस दिन कहाँ जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाने? अरे विषय आपको बताया हूं कि विषय बनता है कि एक देश के नागरिक के बच्चों को आप अनागरिक बना के रखिएगा, और कहते हैं कि नस्लीयता, हम लोग उसको कहते हैं कि आरोप लगाते हैं। यह नस्लीयता नहीं है, यह विभेद नहीं है, तो क्या है? यह समष्टिगत, यह समग्र अपने आप में एक बहुत बड़ी विभेद है।
तो विभेद किसे कहते हैं? यही तो विभेद है इस देश में, कि एक ही देश में दो चेहरा के लोग, दो समुदाय के लोग, दो भाषा के लोग रहते हैं, और एक भाषा वाले से, एक चेहरा वाले से, एक पोशाक वाले से विभेद होवे, और विभेद को बर्दाश्त करो, और विभेद को बर्दाश्त करके कहो कि नहीं आप सर्वमान्य हो। ऐसा नहीं होगा। तो कहे ना कि विभेद की समाप्ति होगी। हम तैयारी कर रहे हैं एकीकृत आंदोलन का। यहाँ के लोग हम लोगों को बांट चुके, महिला, मुस्लिम, थारू, जनजाति, मधेसी, वो हम लोग बंटने वाले नहीं है। मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, सतार, राजवंशी इत्यादि भाषाओं के आधार पर बांट दिए, लेकिन हम लोग बंटने वाले नहीं है। इसीलिए हम लोग हिंदी भाषा को अपना रहे हैं और एक एकीकृत आंदोलन करेंगे, जिसमें न थारू होगा, न जनजाति की अलग आंदोलन होगी, न मधेसी, न महिला, न मुस्लिम, और एक ऐसा एकीकृत आंदोलन करेंगे, एक ऐसा एकीकृत। आज ही हमारी बात सुबह सुबह राजेंद्र महतो और अनिल कुमार झा जी से हो रही थी। सुनिए, मैं आपको बताऊं, आज मैं सुबह अपने नेता राजेंद्र महतो और अनिल कुमार झा जी से बात कर रहा था, और वहां मैंने चर्चा किया है कि वो लोग भी इसी मूड में हैं कि एक ऐसी एकीकृत आंदोलन इस देश में होगी कि इस देश में अब बहुत जाल झल खड़ंत नहीं करेगा। विभेद के विरुद्ध संघर्ष और समानता के हक के प्राप्ति के लिए एकीकृत आंदोलन की तैयारी में हम लोग लग चुके हैं, और वह दिन दूर नहीं, उसमें सब होगा। बहुत पार्टी भी आपको नजर नहीं आएगी। आप देखिएगा, तरह तरह के लोग यहाँ पे षड्यंत्र करके हमारे समुदाय को बांटते हैं। मछली के पीस की तरह, मैं मछली का आपको उदाहरण दूं कि मछली, समूचा मछली लोग खाते नहीं ना, उसको पीस छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं। यद्यपि मैं वैष्णव हूं, मैं मांस मछली, लेकिन मैं आपको बताऊं, और उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके तो मधेश को छोटा छोटा टुकड़ा कर देते हैं। यहाँ के लोग जब नेता जाते हैं ना मधेश में, तो मधेश में जब जाते हैं तो वो माधव नेपाल जी हों, वो कांग्रेस के नेता लोग हों, वो लाल आतंकवादी क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट के, हम उनको लाले आतंकवादी कहते हैं। कम्युनिस्ट का मतलब सीधा मतलब होता, फिर थोड़ा व्याख्या कर दो, विषय आ गई कि कम्युनिस्ट का मतलब गरीब को और गरीब बनाओ, और मध्यम वर्गीय को भी गरीब बनाओ, और गरीबों की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, और उस नाम पर देश को दरिद्र बनाओ। यही है कम्युनिस्ट थ्योरी। कोई सरबराह वर्ग नहीं, वो अपना प्रतिनिधि। स्विस बैंक में पता लगा लीजिए, सबसे अधिक पैसा कम्युनिस्ट नेता का होगा। ये सब छोड़िए, कम्युनिस्ट बाद क्या होता है वो सब जानते हैं, हम हजारों किताब पढ़ गए हैं कम्युनिस्ट का। हम आपको निवेदन करें कि इस तरह से इस देश को दरिद्र बना के लूटने का काम किया जा रहा है, और लोग अपना रोटी सेक रहे हैं, और विभेद चरमोत्कर्ष पर है। तो विभेद को जब तक समाप्त नहीं कीजिएगा तो राष्ट्रीयता का अपनत्व तो कैसे डेवलप होगा? तो इसके लिए 2-4 सूत्र है। वह सूत्र क्या है? तो सबसे पहले आप नौकरी में समानता दीजिए। हर एक सरकारी अवसर में, अवसर बोलते हैं, अवसर का अर्थ क्या होता है? सेना, प्रहरी, न्यायालय, सरकारी सेवा, प्राइवेट सेक्टर, पत्रकारिता, अवसर में सब। नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेका छ नि त, मधेसी कोठा, दलित कोठा, जनजाति कोठा, सबै कुराहरू नेपालको संविधान 2072 में। आपको उदाहरण दे दूं, हम भी पढ़े हैं ना, उसमें है ना व्यवस्था। क्लस्टर का निर्माण ऐसा किया है कि जिस खस बाहुन का निजी मातृभाषा है खस भाषा, खस बाहुन और क्षेत्री, पहाड़ी बाहुन और क्षेत्री का निजी मातृभाषा क्या है? खस भाषा। और उस खस भाषा को बना दिया है इस देश में नेपाली भाषा, उसका नाम रख दिया है। सुनिए राष्ट्रीय भाषा, सुनिए, राष्ट्रीय भाषा तो 135 भाषा है, पहले सुनिए बात। तो उसको बना दिया है, और उसको बना के क्या किया कि सब पर लाद दिया, उसमें सब कुछ लिख दिया संविधान में। और उसका भी फायदा जो आप देखे होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जिसमें होता है, जिसको आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। 2 तरह की निर्वाचन प्रणाली नेपाल में लागू है। एक को कहते हैं STPC, FPPT, फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है कि आपको यदि 51,000 वोट आया, किसी को 50,500 आया, तो 50,500 वाला हार गया और 51,000 वाला जीत गया। तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट। सेकंड वन इज उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो विभिन्न क्लस्टर का व्यवस्था किया गया है, उसमें ऐसा जाल झल खड़ंत किया गया है कि आप देखिएगा, अल्पसंख्यक के नाम पे, खस आर्य के नाम पर एक संपन्न समुदाय और संपन्न वर्ग सारा आपको समावेशीकरण के नाम पे सारा सीट को अपने पॉकेट के अंदर रख लिया है, और उस खस के आर्य के नाम पर वह भी सीट यहीं। तो ये सब नहीं चलेगा। समान जनसंख्या के आधार पर अभी भी निर्वाचन क्षेत्र नहीं है इस देश में। समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। मैं आपको जानकारी दूं, कहीं पर करोड़ लाखों लाख जनसंख्या पर, कहीं पर कम जनसंख्या पर, भूगोल के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र आए। आप देखिए 8 जिला का आप एक ठो बना दिए हैं मधेश का, बाकी जिला को छोड़ दिए हैं। अब बजट प्रतिशत समूचा मधेश जो आप देखेंगे, झापा से कैलाली कंचनपुर तक आप जाएंगे, जो 1850 किलोमीटर की भूमि है, तो उस भूमि में जितना लोग रहते हैं भूगोल में, जो नागरिक हैं,
उनका योगदान बजट में क्या है और काठमांडू से उनको बजट का वितरण कितना होता है, उसका जो आप देखेंगे तो 20% से ऊपर नजर नहीं आएगा। और मधेश के जिला को आप मिला दिए हैं पहाड़ के जिला में, कभी वो हमारा मधेसी का बेटा मुख्यमंत्री बन पाएगा? तो ये सब, जब हमारी पार्टी खुली थी ना नेपाल सद्भावना पार्टी, तो हम लोग 5 प्रदेश का कल्पना किए थे, पूर्वी पहाड़, पश्चिमी पहाड़, पूर्वी मधेश, पश्चिमी महेश और काठमांडू उपत्यका। तो काठमांडू उपत्यका के बाद अब हम इसलिए नहीं कहेंगे आपको कि अब राजधानी ले चलिए नारायण घाट, अब काठमांडू कैंसिल कीजिए। अभी काठमांडू बहुत नस्लीयता हो गया, ये नस्लीयता का जड़ है बानासुरी जगह, बानासुरी जगह ये नस्लीयता होगा ना, देखिए ना होगा, होता है कि नहीं होता है, इसी को उखाड़ना पड़ेगा, जड़ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, यहीं से क्या नहीं होगा। हम कहते हैं, कोई सोचता था कि यहाँ 13 पुस्त का परंपरा था महाराज धीराज सरकार का, राजा का, उनका कैसे राज्य खत्म हो गया? गणतंत्र आया कि नहीं आया? तो गणतंत्र आ गया, लोकतंत्र की बहाली हो गई, धर्म फिर भारत ने ला दिया, भारत ने ला दिया। अरे तो भारत, अच्छा सोचिए, सॉरी, भारत ने कौन कहा भारत ने ला दिया? भारत ने तो आपको ला दिया। तब महसूस कीजिए ना, भारत ही इस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बना दिया, नहीं तो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनता। भारत चाहता, भारत यदि ईमानदार नहीं हो, भारत हमारे पड़ोसी राष्ट्र, भारत यदि ईमानदार नहीं होते वहां के नेता लोग, तो भारत का वो स्टेट रहता आपको। तो साहब ईमानदारी का पुरस्कार यही है कि भारत को गाली देना। संयुक्त राष्ट्र संघ में नेहरू जी के समय में मान्यता मिला है नेपाल को, भारत को गाली देना। भारत तो ठीक है ला दिया, भारत भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, नेपाल भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ पे जब लोकतंत्र की बहाली हुई ना इस देश में, तो यहाँ के नेता लोग जाके निवेदन किए कि आके हमारे यहाँ लोकतंत्र के बहाली में भाषण कर दीजिए। तो चंद्रशेखर जी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर यहाँ पर भाषण कर दिए 40 साल में। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला निर्वासन के जीवन में बनारस में रहे और यहाँ पर उन पर बहुत तरह का राजकाज मुद्दा था, उनको जेल हो जाती, फांसी हो जाती, तो भारत आपको शरण दिया, तो भारत अच्छा था। प्रचंड जी का वार्ता दिल्ली में हुआ, तो भारत बहुत अच्छा था, है कि नहीं? माधव कुमार नेपाल भूमिगत अवस्था में प्रचंड जी से मिलने सिल्लीगुड़ी जाते थे और विभिन्न पत्र पत्रिका में निकलती थी, तो भारत बहुत अच्छा था। भारत पग पग पर एक रिश्तेदार का भूमिका निभाए, बड़ा भाई का भूमिका निभाए, तो भारत बहुत अच्छा है। और फिर भारतीय को गाली दीजिए, ये सब बिना मतलब का बात। भारत विरोध 162-63 को जनयुद्ध गर्दाखेरि पनि माओवादीले हतियार दिनेदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ भारतले ठुलो भूमिका। हथियार में भारत नहीं, भारत शांतिपूर्ण राष्ट्र है। भारत हथियार की राजनीति नहीं करती है। हथियार का राजधानी आपको सीखना है तो वो चाइना करता है, चाइना से जाइए, चाइना, पाकिस्तान को मदद करें। भारत हथियार का काम भारत का नहीं, भारत शांति दूत है। भारत तो शांति प्रिय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत हथियार का राजनीति आज तक नहीं किया है। हम लोग जहां तक जानते हैं, अब इतिहास पढ़ने वाले कोई कुछ लिखते हैं, बोलते हैं ये भारत का काम हथियार का नहीं। भारत तो आपको शांति प्रक्रिया में लाने में भूमिका निर्वाह किया। भारत तो चाहती है कि दुनिया के हर एक देश में एक अमन चैन का वातावरण बने, लोग अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जिए, उसका पर कैपिटा इनकम बढ़े, उसका विकास हो। यहाँ देखिए तो करोड़ों करोड़ का परियोजना, अरब अरब का परियोजना भारत का चलता है। यद्यपि भारत को गाली दिया जाता है, फिर भी भारत का योजना पर आप देखें नहीं, यहाँ पर उतना बड़ा भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, और विद इन आवर भारत का मदद यहाँ पर पहुंचता है। और उतना ही हुआ, आप स्पष्ट कर दो, भारत को आप गाली देते हैं। भारत से आप उसमें देखे हुएगा कि टेलीफोन का जो उस समय में मोबाइल से फोन करते थे तो लोकल कॉल में भारत ने सुविधा दिया था बात करने का। अभी आप नेपाल से भारत यदि बात करते हैं, नेपाल से भारत बात करते हैं तो आपको 2-3 रुपया में बात हो जाती है। अब भारतीय मोबाइल नंबर से नेपाल में लगाएंगे तो जानते हैं कितना लगता है? 10 रुपया मिनट लगता है। इसी काहे लगता है? तो ये भी भ्रम है लोगों को, मैं क्लियर कर दूं भ्रम। चूंकि नेपाल का टैक्स सिस्टम इतना है जो टैक्स रखे हुए उस पर, ये नेपाल के कारण महंगा है, भारत के कारण महंगा नहीं है। यहां से जो 2 रुपया में भारत बात करते हैं, अब तो ज्यादा लोग व्हाट्सएप से बात कर लेते हैं, तो भारत आपको सुविधा दिए हुए है और नेपाल टैक्स रखे हुए है। इस देश में तो हम लोगों को यह दुख होता है कि हमारा देश है ना, अपना देश है ना, जहां रहते हैं नेपाल को बनाना है, नेपाल अपना राष्ट्र है। बनाने के लिए ना कहते हैं राजधानी को हटाइए, चलिए नारायण घाट ले चलते हैं, नेपाल परासी ले चलते हैं, समतल नेपाल बनाउन चाहनुहुन्छ? नेपाल बनाना ही है। नेपाल अपना राष्ट्र है, अपनी भूमि है, अपनी मातृभूमि है। नेपाल नहीं बनाएंगे तो किसको बनाउनुहुन्छ त तपाईं? सुंदर शांत विशाल नेपाल आप देखे हैं कि नहीं देखे? के भयो भने सुंदर शांत विशाल बन्छ नेपाल? समावेशीकरण, राज्य के हरेक निकायों में समान सहभागिता, राजधानी परिवर्तन,
एक दूसरे पर नस्लीयता का आरोप नहीं, है कि नहीं? तो इस तरह से स्वीकार करने की प्रवृत्ति होनी पड़ेगी कि पहली बारी है यहाँ के पहाड़ी समुदाय का। मधेसी समुदाय तो सीधा साधा होता है ना, धोती लुंगी गमछा पगड़ी पहनने वाला, तो हमको स्वीकार किया जाता है। नेपालका जनताहरू बीच पनि त्यस्तो खालको मतभेद छ। यही मधेसका जनता, काठमाडौँ से जनता, हिमालका जनता यस्तो छ। आपको काठमांडू से बाहर देखिए ना नेपाल क्या है। काठमांडू थोड़ा ही नेपाल है, काठमांडू कोई नेपाल उपाल नहीं है। यह तो एगो आप लोग कहते हैं ना कि वो गड्ढा में बसा हुआ एक छोटा सा बस्ती है, जनसंख्या जितना हो जाए। काठमांडू थोड़ा ही नेपाल है। नेपाल काठमांडू से बाहर है, जनसंख्या भले ही यहाँ अधिक हो लेकिन नहीं, असल नेपाल तो काठमांडू से बाहर है। इस काठमांडू से बाहर निकलिए तब समझ में आएगा कि नेपाल के लोगों के साथ क्या क्या दुर्दशा और दुर्दिन का अवस्था है, और कैसे नेपाल ठीक होगा, कैसे नेपाल सही होगा। नेपाल सही रहता, नेपाल को सही करना रहता है यहाँ के शासकों को, तो आप देखिए तो कितना बड़ा जल भंडार है अपने पास। इससे बड़ा भी जल भंडार किसी के पास है? हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि दुनिया का सेकेंड लार्ज वन कंट्री नेपाल है, जिसके पास आपको हाइड्रो पावर है। इस हाइड्रो पावर का उपयोग काहे नहीं हो पाता है? इस हाइड्रो पावर का उपयोग काहे नहीं होता है? कमीशन का देश नेपाल को बना दिया ना साहब। व्यापार, हम शुरू में कहें ना कि राजनीति का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, राजनीति का व्यापारीकरण हो गया। इस व्यापारीकरण से मुक्त कीजिए। और मैं पुनः निवेदन करूंगा, राजधानी परिवर्तन कीजिए, काठमांडू से ले चलिए समतल भूभाग, नवलपरासी और नारायण घाट में। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यसका लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आपने याद किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी प्रसाद नेपाली जी, थैंक यू। आदरणीय दर्शक, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम रिपोर्टर संवादमा देशको भावी अवस्था, देश अब कसरी अघि बढ्ला, नेपालको राजनीतिको यथार्थ चित्रण पनि गऱ्यौँ र नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। नेपालमा भइरहेका जातीय, भेगीय, क्षेत्रीय हरेक खालका जुन खालका विभेदहरू छन् कि छैनन्, या विभेद छन् भने यिनको अन्त्य कसरी गर्नुपर्ला लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी हेरेर जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै म लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेले पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।